प्यारे बच्चों, आइए आज हम जानते हैं शिरीष के फूल जो पाठ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मूर्धन्य साहित्यकार। एक ऐसे साहित्यकार जिनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बहुत बड़े विद्वान। इनका जन्म सन 1907 आरत दुबे का छपरा गांव में हुआ, बलिया जनपद उत्तर प्रदेश में। बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी है, जो यहाँ पे लिखी है देखिए। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो उसमें अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। मैंने आपको बताया ना कि इनके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। और प्यारे बच्चों, यही कारण रहा है कि साहित्य में बहुमूल्य योगदान के लिए इनको साहित्य अकादमी आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान की गई। जो पुरस्कार है वो सम्मान दिया गया, और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि। ठीक है, अब देखिए एक जो बात यहाँ पर इन्होंने लिखी है उसको हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यहाँ पर पहली लाइन में एक चीज़ लिखी हुई है कि मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यानी मानवतावाद होना चाहिए, मानव की बात होना चाहिए, धर्म और जाति की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सामान्य मानव के मन में बात होती है, जो उसकी भावनाएं होती हैं, जो उसकी समस्याएं होती हैं, वह होना चाहिए। फिर आगे, जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा ना सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यहाँ पर इन्होंने साहित्य की परिभाषा भी दे दी है कि चाहे जितनी बड़ी रचना हो, चाहे जितना बड़ा शब्दों का खेल खेला गया हो, वाकजाल रचा गया हो, ठीक है ना, लेकिन साहित्य वही सच्चा साहित्य है जो मनुष्य में दूसरों के दुखों को के साथ संवेदनशील होना सिखा दे। ठीक है, और अगर वो विभिन्न परिस्थितियों के कारण हार मानने वाला है तो उसके हृदय में, उसके मन में एक ऐसी ज्योति जग जाए कि वो उस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाए। यही सच्चा साहित्य होता है। ठीक, तो इस तरह बच्चों देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है, यानी किस तरह से सांस्कृतिक विकास होता रहा है भारतवर्ष के राज्यों का, भारतवर्ष के लोगों का, निवासियों का, वो उन्होंने एक क्रमवार प्रस्तुत करने का प्रयास अपनी रचनाओं में किया है उन्होंने। और हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, भ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं की रचनाओं को पढ़ करके और विभिन्न भाषाओं और विभिन्न राज्यों की जो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं उन सबको इन्होंने अपनी रचनाओं में समाहित किया है। और प्रत्येक मानव का हित कैसे हो सके, जो मानवतावादी दृष्टिकोण है वो कैसा विकसित हो सके, इस तरह से उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, आलोचनाएं लिखी हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राणधारा फूटती है वो लोक धर्मी रोमांटिक धारा है जो उनके उच्च कृतित्व को सहजग्राह्य बनाए रखती है। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से क्या है, देखिए यहाँ पर आगे आ जाइए कि उनमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। ठीक है, चलिए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों को, द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंतनधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबद्ध
नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्तिकाल को भारतीय चिंताधारा को सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं यानी वास्तविक जो अभिव्यक्ति है मूलतः निबंधों में ही मिलती है, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोट में ला देने वाले द्विवेदी जी की ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त है। ठीक है ना। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध, ललित का मतलब होता है जिसमें स्नेह, प्रेम और जो है सौंदर्य भरा हुआ हो। ठीक है, यानी आकर्षक भाषा का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, प्रेमपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया हो, पढ़ने का मन करे, जिसमें सौंदर्य भरा हुआ हो। जो शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है, यानी निबंध संग्रह है कल्पलता, उससे इस पाठ लिया गया है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह, अवधूत मतलब सन्यासी की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के फूल के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार भयंकर गर्मी लू के थप्पड़ों के बीच में शिरीष का फूल खिलता है, ठीक इसी तरह से जो मानव रहा है उसने भी कई विभिन्न परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में विजय यात्रा बनाई है अपनी, उसने विजय हासिल किया है और आज भी मनुष्य और मनुष्यता दोनों जीवित हैं। इस तरह से इन्होंने लेकर के इस भाव को लेकर चले हैं और वो साहित्य में भी यही भावधारा है। तो ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है। तो वो गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है, फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। बहुत अच्छा निबंध लिखा है इन्होंने और थोड़ा सा भाषा आप लोगों को कठिन लगेगी बच्चों, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको जो इसके शब्दार्थ हैं वो भी आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे इसको पढ़ते चलते हैं। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रम कर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्स खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है। जब इस पाठ में आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि बड़े अच्छे उदाहरण से शिरीष के फलों के फूलों के माध्यम से उसने जो बूढ़े राजनीतिज्ञ हैं, है ना, और साहित्य और समाज में जो अधिकार बनाए बैठे हुए हैं, ऐसे लोग युवाओं के लिए क्यों नहीं रास्ता खोल देते हैं, बड़े अच्छे ढंग से उसने इस पाठ में लिखा है। अभी देखिएगा आगे। तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इच्छुदंड मतलब कहते हैं गन्ने को की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त, है ना, मीठी धारा से, मीठे आनंद से, मीठे रस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य यानी स्वाद लेने योग्य और उद्देश्यपरक है, प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। ठीक है।